आइए इस एक्सप्लेनर में डिकोड करते हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे को। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मौसमी विसंगति की जो जब शुरू होती है तो पूरे समाज और अर्थव्यवस्था में एक विनाशकारी चेन रिएक्शन यानी एक के बाद एक कई बड़े संकट पैदा कर देती है। 247 अरब। जरा एक पल के लिए इस आंकड़े पर गौर करते हैं। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन संभावित लेबर आवर्स यानी काम के घंटों का आंकड़ा है जो भारत ने केवल एक वर्ष में इस भीषण गर्मी के कारण खो दिए हैं। ये सोचना भी हैरान करने वाला है कि तापमान में हुई थोड़ी सी भी बढ़ोतरी इतने बड़े पैमाने पर कामकाज और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे ब्रेक लगा सकती है। तो इस पूरे डोमिनो इफेक्ट को बारीकी से समझने के लिए हम इसे 5 छोटे हिस्सों में बांट रहे हैं। मौसम का बिगड़ता मिजाज, पावर ग्रिड्स पर पड़ने वाला दबाव, कृषि क्षेत्र को लगा झटका, आम इंसान पर इसका प्रभाव और आखिर में इससे निपटने की हमारी योजना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मौसम का ये भयंकर रूप और 2025 की वो अभूतपूर्व हीट वेव। हाल ही में, खासकर 2025 में जो हमने देखा वो कोई आम गर्मी नहीं थी। इसका समय और इसकी तीव्रता दोनों ने ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राजस्थान के श्री गंगानगर में ही देख लीजिए, तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ये हमारे औसत तापमान से 5 से 8 डिग्री ज्यादा था। वसंत के मौसम में ही ऐसा लग रहा था मानो हम डेथ वैली की झुलसा देने वाली गर्मी में आ गए हों। यानी ये सिर्फ गर्मी नहीं थी, ये एक ऐसा मौसमी झटका था जो हफ्तों पहले ही आ धमका। और इस पूरी स्थिति में आग में घी डालने का काम किया अल नीनो ने। दरअसल अल नीनो एक ऐसा क्लाइमेट पैटर्न है जिसमें प्रशांत महासागर का पानी गर्म होने लगता है। अब भारत में इसका सीधा असर क्या होता है? इससे हमारे मॉनसून की बारिश में रुकावट आती है और भीषण गर्मी खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है। मतलब एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग और दूसरी तरफ ये अल नीनो, दोनों ने मिलकर स्थिति को बेहद जानलेवा बना दिया। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, यानी हमारे पावर ग्रिड्स पर पड़ने वाला भारी दबाव। भीषण गर्मी का सबसे पहला और सीधा हमला हमारे उस बुनियादी ढांचे पर होता है जो शहरों को चालू रखता है। और असली खतरा सिर्फ दिन की चिलचिलाती धूप नहीं है। उत्तर प्रदेश के बांदा शहर का ही उदाहरण लेते हैं। वहां दिन का अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री तो था ही, लेकिन रात का न्यूनतम तापमान भी 34.7 डिग्री से नीचे नहीं गया। रात में इतनी ज्यादा गर्मी होना बहुत ही खतरनाक है। इससे न तो हमारे शरीर को गर्मी से उभरने का मौका मिल पाता है और न ही बाहर लगे ट्रांसफार्मर और बिजली के उपकरणों को ठंडा होने का समय मिलता है। दिन के समय तो चलिए, सोलर पावर से बिजली की इस भारी डिमांड को पूरा करने में काफी मदद मिल जाती है, लेकिन असली संकट शुरू होता है रात में। ठीक उसी वक्त जब लोगों को सबसे ज्यादा एसी और कूलिंग की जरूरत होती है, तब 5.4 गीगावाट बिजली की एक भारी कमी सामने आ जाती है। जाहिर है, ये पावर ग्रिड्स के लिए एक ऐसी चुनौती है जिससे निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हमारी खेती और कृषि क्षेत्र को लगा हुआ एक बड़ा झटका। गर्मी का ये प्रकोप सिर्फ शहरों या मशीनों तक ही सीमित नहीं है, इसका सीधा और खौफनाक असर हमारी जमीन और वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। इन सिकुड़े हुए और कमजोर गेहूं के दानों को ही देख लीजिए, ये टर्मिनल हीट स्ट्रेस का शिकार हुए हैं। गेहूं की फसल के लिए दाना भरने का जो समय सबसे अहम होता है, ठीक उसी वक्त तापमान अचानक बढ़ गया और फसल पूरी तरह से झुलस गई। समय के साथ हुए इस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। फरवरी में बम्पर पैदावार, दरअसल 110 मिलियन मीट्रिक टन की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन फिर मार्च में अचानक गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। नतीजा, फसल की पैदावार में 10 से 15% की भारी गिरावट आ गई और हालात इतने बिगड़ गए कि मई आते आते भारत को गेहूं के निर्यात पर तुरंत रोक लगानी पड़ी। यह साफ दिखाता है कि कैसे मौसम की एक मार पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ठप कर सकती है। अब रुक करते हैं चौथे और शायद सबसे दर्दनाक पहलू का, इस गर्मी की मानवीय कीमत। जब इंफ्रास्ट्रक्चर और खेती टूटती है तो कागजी आंकड़ों से परे इसकी सबसे भारी कीमत आम इंसान को चुकानी पड़ती है। लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट का ये निष्कर्ष सच में चौंकाने वाला है। भीषण गर्मी और श्रम क्षमता में कमी के कारण 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित आय का भारी नुकसान हुआ है। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लाखों लोगों की रोजी रोटी है जो इस भयंकर गर्मी की भेंट चढ़ गई। इस पूरी क्राइसिस को अर्थशास्त्री सौदामिनी दास के इस कथन से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। वो कहती हैं कि अगर आपके पास घर या काम की जगह पर कूलिंग की कोई सुविधा नहीं है तो या तो आपके काम के घंटे कम हो जाएंगे या काम करने की क्षमता गिर जाएगी।
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के पास गर्मी से बचने का कोई विकल्प होता ही नहीं है और इन दोनों ही स्थितियों का सीधा असर उनकी रोज की कमाई पर पड़ता है। और अगर हम असंगठित क्षेत्र की महिलाओं की बात करें तो स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक है। डेटा बताता है कि 97% महिलाओं ने माना है कि भीषण गर्मी की वजह से उनकी आय में नुकसान हुआ है। उनके काम की उत्पादकता में 20 से 25% की बड़ी गिरावट आई है। और इतना ही नहीं, गर्मी बढ़ने पर घर की देखभाल का काम, जिसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, वो रोजाना 5 घंटे से भी ज्यादा हो जाता है। बीमार पड़ने पर उनके पास किसी पेड सिक लीव का कोई सहारा भी नहीं होता। तो फिर इन सब से निपटने के लिए हमारी तैयारी क्या है? आइए 5वें हिस्से में इसी पर नजर डालते हैं। कागजों पर जो हमारी नीतियां हैं और जो जमीनी हकीकत है, उन दोनों के बीच आसमान जमीन का फर्क है। कागजों पर तो हमारे पास हीट एक्शन प्लान्स हैं, जिनमें अर्ली वार्निंग सिस्टम, एडवाइजरी और पानी के कियोस्क जैसी बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। लेकिन असलियत में इन योजनाओं को चलाने के लिए लगातार फंड ही नहीं मिलता, इन्हें ठीक से लागू नहीं किया जाता और सबसे जरूरी बात, उन असंगठित मजदूरों की आय को सुरक्षित करने का इनमें कोई ठोस प्रावधान ही नहीं है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे सिस्टम से जुड़ा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि भारत के केंद्रीय आपदा ढांचे में हीट वेव को अभी भी आधिकारिक तौर पर अधिसूचित आपदा यानी नोटिफाइड डिजास्टर का दर्जा नहीं मिला है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस जानलेवा गर्मी से जो लोग प्रभावित होते हैं, उन्हें मुआवजा देने के लिए हमारे पास कोई राष्ट्रीय स्तर का सुव्यवस्थित सिस्टम ही मौजूद नहीं है। तो इस पूरे एक्सप्लेनियर के बाद एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जैसे जैसे रातें और गर्म होती जा रही हैं और हमारा पुराना बुनियादी ढांचा जवाब दे रहा है, तो हमेशा के लिए गर्म हो चुकी इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए हमें अपने श्रम ढांचे और शहरी प्लानिंग को किस तरह पूरी तरह से बदलना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आज नहीं तो कल ढूंढना ही होगा।